नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। और 2 दिन पूर्व हम लोगों ने पॉलिटी में कुछ महत्वपूर्ण 4 टॉपिक्स पे चर्चा की थी, उसके पार्ट 1 के अंतर्गत। टॉपिक्स यही थे और मैंने बताया था कि शीघ्र ही इस पर हम लोग पार्ट 2 के अंतर्गत भी बातचीत करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल डायनामिक्स और डेमोक्रेसी की जो गत्यात्मकता है, यानी कि पिछले 70-75 वर्षों में भारत में जो राजनीति और लोकतंत्र का इतिहास रहा है, उस पर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो स्कूल लेक्चरर के एग्जामिनेशन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये। और उसके अलावा मैंने उस दिन ये भी कहा था कि कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम और यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन, आरएएस का एग्जाम या स्टेट पीसीएस की जो एग्जामिनेशन है और यूपीएससी का आईएएस का जो एग्जाम है, उसमें पॉलिटी का प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से ये टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनालिटिकल पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, फैक्चुअल सूचनाएं भी होती हैं। और मैं लगभग 1970 तक यानी 1970 तक उस दिन मैंने इन पर कुछ बातचीत की थी आप लोगों से, और काफ़ी ज़्यादा पसंद किया इसे विद्यार्थियों, जिस हिसाब से व्यूज़ आए हैं इस वीडियो पर और कुछ अच्छे कमेंट्स भी आए हैं। तो आज इसके पार्ट 2 पे हम लोग बात कर लेते हैं और 1970 से लेकर टिल डेट 2022 तक क्या क्या इसमें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा हो सकती है, उन सारी चीज़ों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। मैंने उस दिन, यदि आपने क्लास पूरी देखी थी, जैसा कि मैंने उस दिन आग्रह भी किया था कि ये क्लासेस पूरी आपको देखनी चाहिए, वीडियो क्लासेस हैं कंप्लीट, इसमें किसी टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कराते हैं कोर्स के लिहाज से। तो लास्ट में मैंने 1970s में आकर इस क्लास का पार्ट 1 उस दिन रखा था और उसमें 2 प्रमुख मुद्दों पर मैंने बात छोड़ी थी। एक तो मैंने कहा था कि भारत में जो इलेक्शन रिफॉर्म का विषय है, जो चुनाव सुधार का विषय है, वो 1970 से बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और उसके अलावा दूसरा जो विषय है, सिविल सोसाइटी की जो एक्टिवनेस है, नागरिक समाज की जो सक्रियता है, और उस नागरिक समाज की सक्रियता का सीधा सीधा जो प्रभाव है वो सोशल मूवमेंट्स और न्यू सोशल मूवमेंट्स यानी सामाजिक आंदोलन और नव सामाजिक आंदोलन के रूप में दिखाई पड़ता है। तो इन दिनों जब अप्लाइड पॉलिटिकल साइंस की बात होती है, अप्लाइड पॉलिटी की जब बात होती है, राज व्यवस्था के कुछ व्यवहारिक पक्षों की बात होती है और सोशल साइंसेज के इंटर डिसिप्लिन अप्रोच की बात होती है, जब अंतर विषय उपागमों की बात होती है, क्योंकि बेसिकली जब सोसाइटी का हम जिक्र करते हैं, सिविल सोसाइटी और सोशल मूवमेंट्स का, तो हम डेफिनेटली उस समय सोशलोजी के स्फेयर में, सोशलोजी के जो परिधि और उसका जो विचार क्षेत्र है, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं। और वहाँ से हम पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से जो जो मूवमेंट्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए काम आते हैं, उन पर बात करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आज भी मेरा यही आग्रह रहेगा कि पूरे वीडियो को बहुत आराम से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा इसमें, क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि ऑब्जेक्टिव पेपर के लिहाज से इसमें चीज़ों को निकाल कर लाना एक बहुत ही टफ टास्क रहता है। इसलिए बहुत सारी जो किताबें हैं उनमें बहुत डिटेल इस टॉपिक की नहीं मिला करती है कई बार। ठीक है, कुछ किताबें हैं जिनमें इनकी अच्छी सूचना मिलती है, अच्छी जानकारी मिलती है। तो हम शुरू कर लेते हैं इस विषय पर। ये चारों बातें हैं, इलेक्शंस है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्टोरल बिहेवियर है और सिविल सोसाइटी है। तो मैं पहले कुछ लाइनें यहाँ पर लिख देता हूँ। 1970s का जो दशक है वो आ चुका था। 1970 या 1970 के दशक में संपूर्ण विश्व व्यवस्था में विकास बनाम पर्यावरण, है ना, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। विकास बनाम पर्यावरण, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट का जो इशू है कि जो डेवलपमेंट हमें चाहिए, ह्यूमन जो सोसाइटी है उसको जो डेवलपमेंट चाहिए, जो इकोनॉमिक सेक्टर में डेवलपमेंट होना चाहिए, वो किस कॉस्ट पर हो रहा है, एनवायरनमेंट का उसमें कितना लॉस हो रहा है। और इसकी शुरुआत वैसे जब थर्ड वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव आया था, तीसरी दुनिया का जब पर्सपेक्टिव आया, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका का, और बहुत सारे राष्ट्रों को आज़ादी मिलने लगी और साम्राज्यवाद से, उपनिवेशवाद से मुक्ति मिलने लगी, और विभिन्न प्रकार के जो डेवलपमेंट के पैटर्न्स थे या मॉडल्स जो थे वो अपनाए जाने लगे। तो उस समय पर यूएन के माध्यम से भी 1960s में डेवलपमेंट डिकेड की शुरुआत हो रही थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की शुरुआत हो रही थी, इतने में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू हो गया था जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का आंदोलन था। फिर 1970s तक आते आते न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की एक संकल्पना प्रस्तुत हो रही थी, ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं उस समय तक आ चुकी थी। तो ये सारे विश्व में जो कार्यक्रम चल रहा था, तो डेफिनेटली दक्षिण एशिया का जो इतना बड़ा राष्ट्र है भारत, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है,
तो भारत का भी इन सारे ही वैश्विक हलचलों से प्रभावित होना स्वाभाविक था। फिर दूसरी बड़ी बात यह थी कि भारत में जो पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हुई थी 1947 में आज़ादी के साथ ही, और फिर 1950s में कॉन्स्टिट्यूशन जब इम्प्लीमेंट हुआ उसके साथ ही जो पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हुई थी फॉर्मली, जिसे हम इलेक्शन के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं, तो शुरुआती 4 इलेक्शंस तक जो चेंजेस थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से हो रहे थे। मैंने पिछले वीडियो में चर्चा भी की थी कि वो जो चेंजेस दिखाई दे रहे थे पॉलिटिकल लेवल पर, पॉलिटिकल सिनेरियो पर, जिसमें वन पार्टी डोमिनेंस का सिस्टम दिखाई दे रहा था, लेकिन जो दूसरी पार्टीज थीं जिनका एक सोशल ग्राउंड था, एक इकोनॉमिक ग्राउंड था, एक आइडियोलॉजिकल ग्राउंड था, वैल्यू बेस्ड ग्राउंड था, जिनका कांग्रेस की विचारधाराओं से मतभेद होते हुए या उस विचारधारा से अंतर के आधार पर भी उन पॉलिटिकल पार्टीज का जो ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था, फिर कुछ जो एक सोशल मूवमेंट्स की भी स्टार्टिंग इस दौर में देखी जा रही थी। तो वर्ल्ड लेवल पर जो चीज़ें हो रही थी, जो घटनाक्रम घटित हो रहे थे, भारतीय राजनीति और भारतीय समाज भी उन परिवर्तनों से लगातार प्रभावित हो रहा था। और 70 का जो दशक है, उस दशक में ये बात बहुत तेजी से सत्य साबित होती जा रही थी। जिस समय चौथे इलेक्शन हुए 1967 में, और जैसा कि मैंने कहा था कि उस समय ये टिप्पणियां आ रही थी कि भारत में जो डेमोक्रेसी है उसकी आगे की राह बहुत आसान नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है। लेकिन मॉरिस जोन्स बड़ी अच्छी बात लिखते हैं, मैंने मॉरिस जोन्स का जिक्र किया था गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया में, कि मॉरिस जोन्स कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की जो कामयाबी है, उस कामयाबी ने हमेशा एक उन लोगों को एक जवाब दिया है जिन्होंने इस लोकतंत्र के विनाश की भविष्यवाणियां की। तो भारत का जो लोकतंत्र है बड़ा ही मैच्योर डेमोक्रेसी है, बड़ा ही एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के रूप में, सफल लोकतंत्र के रूप में रहा है। प्रक्रियात्मक लिहाज से, तात्विक लिहाज से भी काफी कुछ इसमें किया गया, वेलफेयर की जो प्रयास थे वो किए गए, और पिछले 70 वर्षों में वेलफेयर की दिशा में बहुत आगे भारत का जो गणराज्य है, भारत का जो लोकतंत्र है, वो निरंतर बढ़ता गया है। तो 1970 से ये महसूस हुआ कि भारत में जो एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन का जो पीरियड आ रहा था, एक बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो इवॉल्वमेंट हो रहा था, जो डेवलपमेंट दिखाई दे रहा था, उसके कारण स्टेट्स में बहुत सारी जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स थी वो वहाँ स्टैब्लिश हो रही थी। सेंटर में भी जो वोट शेयरिंग था वो वोट शेयरिंग कम आ रहा था। और फिर 1970 से तो एक बहुत ही अलग प्रकार की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। 71 में जब इलेक्शन हुए, लोकसभा के इलेक्शन हुए, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया तत्कालीन नेतृत्व के द्वारा, और एक बहुत अच्छा 2/3 मेजॉरिटी प्राप्त हुई। और उसके बाद एक कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के माध्यम से और कुछ ऐसे डिसीजंस उस समय आए जो बड़े ही फर्म डिसीजन थे, जो एक यूनिटरी काइंड ऑफ फेडरलिज्म की तरफ ले जा रहे थे, एकात्मवादी संघवाद की ओर उस समय ले जा रहे थे। तो अच्छे बुरे, या हमें कहना चाहिए कि बिल्कुल कुछ सही प्रकार के और कुछ थोड़ा सा कम सही और कुछ गलत प्रकार के, ऐसे बहुत सारी चीजें भारतीय राजनीति में उस समय दिखाई दे रही थी। तो 70 का जो दशक है, मैं कई बार ये क्लासेस में कहा भी करता हूं कि एक बड़ा ट्रांजिशनल फेज है भारतीय राजनीति को समझने के लिए, और वहां से भारतीय राजनीति एक नए चरण में प्रवेश कर जाती है। तो ये जो संपूर्ण विश्व का जो मैं बता रहा हूं कि व्यवस्था में विकास बनाम पर्यावरण का जो एक मुद्दा था, वो मुद्दा विशेष रूप से यहां चर्चित हुआ। और भारत में भी उसका प्रभाव हम लोग देखते हैं कि 1970 के दशक से नागरिक समाज की सक्रियता का प्रभाव कुछ संगठनात्मक और गैर राजनीतिक गतिविधियों तथा सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में भी प्रस्तुत हुआ। कुछ सोशल मूवमेंट्स थे वो यहाँ प्रस्तुत हुए, और कुछ की प्रकृति राजनीतिक सुधारों की लेकर थी। जिस प्रकार हम इलेक्शंस की बात करते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म का एक विशेष प्रकार का संदर्भ यहाँ शुरू होता है 1970s में, और दूसरी तरफ जो सोसाइटी से सीधे सीधे जुड़ने वाले मुद्दे थे, वो मुद्दे भी यहाँ पर स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है, तो एक बड़े प्रकार का जो कार्यक्रम था वो 1970 के दशक से हम भारतीय राजनीति, भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम इसको चुनाव सुधारों के रूप में सबसे पहले अगर बात करें, क्योंकि दो बातें मैं करने जा रहा हूं, एक राजनीतिक विषयों पर और एक जो गैर राजनीतिक प्रकार के विषय थे, तो चुनाव सुधारों को लेकर, चुनाव सुधारों पर 1974 में
तारकुंडे समिति का गठन होता है और जयप्रकाश नारायण की पहल पर एक सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी का एक इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि जिस नागरिक समाज की हम बात करते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। सिविल सोसाइटी का हम जब भी संदर्भ लेते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसका जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो हम लोग ग्रीक जो पॉलिटिकल थॉट है, रोमन जो पॉलिटिकल थॉट है, और उसके बाद 16th सेंचुरी से जॉन लॉक के चिंतन में, फिर 18th सेंचुरी तक आते हुए हीगल के चिंतन में, और फिर 20th सेंचुरी में ग्रामसी के चिंतन में हम इसकी जो व्याख्या है वो देखने का प्रयास करते हैं। चूंकि यहाँ मैं पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी के हिसाब से सिविल सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर कभी फर्दर हम लोग अगर बात करने का समय मिलेगा तो वहां भी बात करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ हम सिविल सोसाइटी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक पॉलिटी के एस्पेक्ट में पढ़ने का हम लोग प्रयास यहाँ कर रहे हैं। तो सिविल सोसाइटी का जो सीधा सीधा संदर्भ है वो ये है कि एक जो फॉर्मल एक जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक जो लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, एक लीगल जो फॉर्मेशन हुई है, एक बाउंडिंग हुई है जिसे हम स्टेट का नाम देते हैं, और दूसरी तरफ एक सोसाइटी है जो कि एक लोगों का समूह है और विभिन्न प्रकार के एसोसिएशंस उसमें पाए जाते हैं, चाहे वो फैमिली के रूप में हो, चाहे वो मित्र मंडलियों के रूप में हो, चाहे उसमें विभिन्न प्रकार के रिलीजियस और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हो। तो ये जो सोसाइटी है जो बहुत व्यापक स्वरूप के साथ होती है, व्यक्ति के साथ उसका जो प्राइमरी एसोसिएशन होता है, और एक स्टेट जिसमें व्यक्ति कुछ अथॉरिटिव वैल्यूज के साथ, कुछ आधिकारिक मूल्यों के साथ, कुछ कानूनों के साथ, कुछ स्वतंत्रताओं के साथ, कुछ वैल्यूज के साथ रहा करता है। तो ये सोसाइटी और स्टेट का जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी कंसेप्ट को लेकर आता है। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा कि स्टेट और सोसाइटी का बीच का जो इंटरेक्शन है, यानी कि उनके बीच में किसी प्रकार का गैप उत्पन्न ना हो, एक कम्युनिकेशन बना रहे, और इस कम्युनिकेशन को लाने के लिए कुछ ऐसे एक्टिव पीपल होते हैं, कुछ ऐसे सेंसिटिव पीपल्स होते हैं, कुछ अवेयर पीपल होते हैं, मेरी बात समझिएगा, कुछ सक्रिय लोग होते हैं, कुछ बुद्धिजीवी प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, कुछ किसान और श्रमिक वर्ग भी हो सकते हैं, कुछ महिला संगठन भी इसमें हो सकते हैं, कुछ समाज के जो वंचित और पिछड़े हुए वर्ग हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। शर्त यह है कि ये सामूहिक प्रकार की क्रियाविधियां होती है, कलेक्टिव काइंड ऑफ एक्शंस होते हैं, अवेयर होते हैं, अपने हितों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुआ करते हैं, एक सामूहिक प्रकार की चेतना से ये लोग युक्त होते हैं, एक कॉन्शियस होती है, कलेक्टिव काइंड ऑफ कॉन्शियस होती है, और स्टेट के साथ निरंतर जो है वो संवाद करने की, डायलॉग करने की मुद्रा में हुआ करते हैं। तो ये जो ऐसा समूह है जिसमें बुद्धिजीवी भी हैं, जिसमें समाज के हर वर्ग भी शामिल है, प्रत्येक वर्ग भी इसमें शामिल है, कुछ जागरूक हैं, कुछ अपने हितों अधिकारों को लेकर इनमें समझ है, और सरकार से ये डिमांड प्रस्तुत करते हैं, स्टेट से डिमांड प्रस्तुत करते हैं कुछ बेसिक आधारभूत और आमूलचूल सुधारों की, कुछ रेडिकल चेंजेस की और कुछ लिबरल चेंजेस की ये डिमांड प्रस्तुत करते हैं। और भारत में 1970 से लेकर के वर्तमान तक विभिन्न जो सोशल मूवमेंट्स की हम अगर यात्रा देखते हैं, चाहे वो एनवायरमेंट के आंदोलन देखे जाएं, चाहे वो लेबर जो रिफॉर्म है उसके आंदोलन देखे जाएं, चाहे हम पीजन मूवमेंट्स की बात करें, किसान आंदोलन की हम लोग बात करें, चाहे विभिन्न प्रकार के जो रिजर्वेशन रिगार्डिंग मूवमेंट्स चले हैं उनकी हम लोग यदि बात करें, चाहे विभिन्न प्रकार के जो एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों की बात की जाए, चाहे एंटी करप्शन यानी भ्रष्टाचार विरोध में चलाए गए आंदोलनों की हम लोग बात करें, किसी विकास परियोजना के विभिन्न प्रकार के जो डीमेरिट्स या उसके जो साइड इफेक्ट्स उत्पन्न हो रहे हैं उनको गवर्नमेंट के माध्यम से लाने की, गवर्नमेंट के सामने लाने की बात हो, ऐसे आंदोलन हो, या पीआईएल के माध्यम से जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जनहित याचिका के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऑर्डर्स प्राप्त करने का जो कार्य किया गया हो, या सूचना के अधिकार के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से चीजें की गई हों, ठीक है, महिलाओं के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के कानून और जेंडर सेंसिटाइजेशन, जो लैंगिक संवेदनशीलता है, और विमेन सिक्योरिटी के जो प्रोग्राम्स हैं उनको लॉन्च करवाने का संदर्भ हो, बहुत सारे एरियाज हैं जिन एरियाज में सिविल सोसाइटी मूवमेंट जो है वो सक्रिय रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए, एक हम बात करेंगे कि ये तो हो गए नॉन पॉलिटिकल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो गैर राजनीतिक प्रकृति के आंदोलन है। जबकि हम यहाँ जो पहला मैं संदर्भ ले रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ कुछ राजनीतिक सुधारों की, जो कि इलेक्शन के माध्यम से हम लोग देखा करते हैं। तो अगर भारत में चुनाव सुधार का भी एक व्यापक परिदृश्य देखा जाए तो 70 के दशक से इसमें तेजी आती है, और 1974 में तारकुंडे समिति की हम लोग बात करते हैं। उसके बाद 90s में हम लोग, क्योंकि यहाँ बेसिकली देखिए मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसमें कई घंटे क्लासेस दी जा सकती है, लेकिन अभी मूल मुद्दा यह है कि एक बार ऑब्जेक्टिव पेपर के लिहाज से हम लोग यहाँ बात करें, कभी मेंस के हिसाब से, डेस्क्रिप्टिव पेपर के हिसाब से हम फिर से इन टॉपिक्स पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अभी केवल हम ऑब्जेक्टिव पेपर्स को, जो वस्तुनिष्ठ एग्जामिनेशन होता है, उनको हम एक बार
यहाँ फोकस कर रहे हैं इस टॉपिक पर। तो 90s में दिनेश गोस्वामी समिति का संदर्भ आता है इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर। 1993 में वोहरा कमेटी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, राजनीति का अपराधीकरण एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया। और पहले राजनीतिक अपराधीकरण की बात हुआ करती थी, फिर कालांतर में अपराध का राजनीतिकरण की बात भी की जाने लगी, यानी कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात हुआ करती थी, बाद में जो है पॉलिटाइजेशन ऑफ क्राइम्स की भी बात होने लगी। तो राजनीति में आपराधिक तत्वों, कई बार आप पढ़ते हैं कुछ जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे पीयूसीएल है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, या एडीआर है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स है, या इलेक्शन वॉच है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं, कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं, कुछ पब्लिक लाइफ में सुधारों को लेकर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ जो प्रशासनिक संवेदनशीलता है उनको बढ़ाने वाले, प्रशासनिक कर्तव्यों को सही ढंग से संपन्न किया जाए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सुशासन की बात इसमें की जाती है, गुड गवर्नेंस की बात की जाती है। तो कुछ इस प्रकार के आंदोलन आते हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन की संदर्भ आता है, MKSS जो है, अरुणा राय जी का आंदोलन। तो ये हम जो बात किया करते हैं उनके नेतृत्व में जो आंदोलन किया गया। तो 93 में वोहरा कमेटी उस समय गठित हुई। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो 1998 में इंद्रजीत गुप्त समिति, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कमेटी थी इंद्रजीत गुप्त समिति। तो ये 4 बेसिक कमेटीज जो थी वो भारत में इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर बहुत लीडिंग प्रयास करती हुई नजर आई। जो एडल्ट सफरेज है, वयस्क मताधिकार, उसकी आयु सीमा में कमी करने की बात हो, या फिर जो वोटर ID कार्ड का एप्लीकेशन में लेकर आना हो उसकी बात हो, उसे व्यवहार में लेकर आना हो, या EVM की बात हो, ठीक है, या जो चुनावों के लिए जो सरकार के माध्यम से किस प्रकार का कोष जनरेट किया जाए उसकी बात हो, या चुनाव में धनबल और भुजबल की जो बढ़ती हुई समस्या है उसका निराकरण करना, उससे निजात पाना हो। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की रिकमेंडेशन जो थी इन समिति के द्वारा दी गई। फिर उसके अलावा और भी अगर हम बात करते हैं तो लॉ कमीशन जो है, विधि आयोग, विधि आयोग के द्वारा 170वीं रिपोर्ट और 244वीं रिपोर्ट, और सबसे ज्यादा चर्चित जो रही 2015 से अभी पिछले 6-7 साल में बड़ी चर्चित रही है और एग्जामिनेशंस में भी कई बार पूछी गई है, तो 255वीं जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड रही है, ठीक है। इसका संबंध जो है चुनाव सुधारों से रहा है। हम जानते हैं कि लॉ कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत किया करते हैं विभिन्न विषयों पर। तो ये जो 3 रिपोर्ट्स हैं बेसिकली पूछी जाती हैं। 170वीं रिपोर्ट ये 90s में आई, करीब शायद 99 में, ये 1999 में संदर्भ था, ये 2014 में संदर्भ था, ये 2015 में संदर्भ था, और ये रिपोर्ट अत्यधिक महत्वपूर्ण रही। 255वीं रिपोर्ट इलेक्शन रिफॉर्म यानी कि चुनाव सुधार से इस समिति का इन रिपोर्ट्स का संदर्भ रहा। तो एक तरफ भारत में इलेक्शन रिफॉर्म के जो प्रयास हैं वो शुरू हो गए। मैंने उस दिन बताया था, आज भी फिर दोहरा देता हूं कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में जब आया तो इलेक्शन रिफॉर्म का एक बेसिक संदर्भ जो था पॉलिटिकल, हम कहते हैं इम्प्योरिटी, राजनीतिक स्वच्छता के लिए दल बदल निषेध को लेकर 10वीं अनुसूची का समावेशन किया गया, और उसमें पैरामीटर्स प्रदान किए गए कि किस प्रकार से यदि कोई MP या MLA यदि अपनी पार्टी छोड़ते हैं या किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं, या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है या किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है और वो अपनी पार्टी वगैरह बदलता है, तो किस प्रकार से एंटी डिफेक्शन का जो नियम है वो लागू हो सकेगा और उसकी जो सदस्यता है वो चली जाएगी। ये एक विशेष उसमें चीजें की गई। 91 अमेंडमेंट 2003 से वो जो एंटी डिफेक्शन लॉ था उसमें कुछ और भी चेंजेस किए गए। हालांकि एंटी डिफेक्शन का जो विषय है वो हाल के वर्षों में और भी चर्चित रहा है। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास विभिन्न प्रकार के केसेस गए और उन केसेस के माध्यम से भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लगातार जो है एंटी डिफेक्शन को लेकर बहुत सारे मापदंड, बहुत सारे जो है अपने डिसीजंस जो हैं, जिसको हम इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, व्याख्याएं, वो उनके द्वारा प्रस्तुत की गई, ठीक है। तो एक तो भारत में इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर ये चीज होने लगी। दूसरा, हम इससे ही अगर संदर्भ लेते हैं, जैसे अभी जिस समय पर मैं ये वीडियो आप लोगों को के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, उसी समय हम ये देख रहे हैं कि पिछले 1-2 दिन से एक चीज़ और चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है। अभी इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो बात आती है, चुनावी जो चंदा है और जो नकद चंदा वगैरह दिया जाता है, तो उस पर बहुत पारदर्शिता और भी लाई जाए। उसकी जो सीमा है, उसका जो लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन में कटौती की जाए।
और उस पे उसके लिए जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जन प्रतिनिधि कानून जो है, उसके लिए संशोधन उसमें किया जाए। तो गवर्नमेंट को लिखा गया और गवर्नमेंट अब देखती है, इसमें देखा जाएगा आने वाले समय में गवर्नमेंट क्या इस पर रुख रखती है और गवर्नमेंट का क्या रुझान होता है। फिर मैंने ये भी बताया था कि अभी जो राजनीतिक दलों के द्वारा जो बहुत सारे चुनावी वायदे घोषणाएं की जाती हैं, जिनको मुफ्त में रेवड़ी बांटना, उपहार बांटना कहते हैं, जैसे मुफ्त बिजली की बात कर दी, कर्ज माफी की बात कर दी गई, या बहुत सारे रोजगारों की बात कर दी गई, बिना इस बात को देखे हुए कि इससे राजकोष पे क्या भार पड़ रहा है या इसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, किस तरह से ये व्यवस्था प्रस्तुत की जाएगी, इस बात पे विचार किए बगैर ही जो है, तो इस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार विचार किया जा रहा है, लगातार सुनवाई की जा रही है कि क्या राजनीतिक दलों द्वारा इस प्रकार के जो चुनावी घोषणा पत्रों, मुफ्त उपहार का जो वायदा करना है, वो क्या किसी प्रकार से डेमोक्रेटिक मीन्स है या डेमोक्रेसी में इस प्रकार की चीजों की कोई लिमिट होनी चाहिए अथवा नहीं। तो मैंने पहले भी कहा कि ये बड़ा एनालिटिकल मुद्दा है, लेकिन हम यहाँ ऑब्जेक्टिव पेपर के लिहाज से इन बातों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। फिर दूसरा जो संदर्भ मैं बताना चाह रहा था इसमें, चूंकि हम नागरिक समाज की तरफ आ गए हैं 1970 से, और मैंने बताया कि 1970 से नागरिक समाज बड़ा सक्रिय हुआ। फिर 75 में जब इमरजेंसी लागू हुई, तो इमरजेंसी लागू होने से जस्ट पहले का जो टाइम था, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समग्र क्रांति का जो एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, एक समाजवाद की एक धारा जो संदर्भ हो रही थी, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में रिवोल्यूशंस की बात थी। और रिवोल्यूशन का मतलब यहाँ चेंजेस से था, परिवर्तन किया जाए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, विचारधारात्मक, बौद्धिक क्षेत्रों में परिवर्तन की बात थी। तो ये माना गया कि आज़ादी के बाद और संविधान लागू होने के बाद भारत का एक प्रथम सिविल सोसाइटी मूवमेंट के रूप में, या स्टार्टिंग सिविल सोसाइटी मूवमेंट के रूप में, जो जयप्रकाश नारायण का जो मूवमेंट था, जेपी मूवमेंट जिसको बोला गया, उसका संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण रूप से रखा गया। फिर यही वो दौर था 1970s का, जहां कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप्स लिए गए टुवर्ड्स दी, हम बोलते हैं उसको जुडिशियल एक्टिविज्म की ओर। क्योंकि 1975 के बाद जब हम कुछ केसेस का जिक्र करते हैं, जिसमें एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का केस है, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन का केस है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ का जो केस है, इन केसेस में जब हम लोग बात किया करते हैं, या हुस्नारा खातून का जो वाद है, इनके माध्यम से पीआईएल की व्यवस्था, या जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की जो बात है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जीवन का जो अधिकार है, वो गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में किस प्रकार से डेवलप हो, किस प्रकार से समाज के जो डेप्राइव्ड लोग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, जो उपेक्षित वर्ग हैं, जो हाशिए पर स्थित लोग हैं, जो अभावग्रस्त लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके हितों को किस प्रकार से आगे लाया जाए, उनके हितों के लिए किस प्रकार से शासन को, प्रशासन को ये निर्देश दिया जाए कि वो नीतियों का निर्माण करे, वो अच्छे तरीके से जो है नीतियों को क्रियान्वित करे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आर्टिकल 21 का पार्ट बना दिए गए। तो सिविल सोसाइटी मूवमेंट का एक बड़ा प्रभाव, या सिविल सोसाइटी मूवमेंट की हमें कहना चाहिए कि उसकी सक्रियता इस रूप में भी देखी गई कि 1970 का एंड होते होते और 1980s का प्रारंभ होते होते माननीय न्यायपालिका ने भी न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका के रूप में इस सामाजिक सक्रियता के मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया, और न्यायपालिका की जो भूमिका है उसमें जनसाधारण को संवैधानिक रूप से संरक्षण देना, जन अधिकारों और जन स्वतंत्रताओं की रक्षा करना एक बहुत ही बड़े विषय के रूप में शामिल हो गया। फिर एक चीज मैं थोड़ा सा और यहां बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर के लिहाज से है, तो एनालिसिस के बीच बीच में ये चीजें लिखना आवश्यक है। ये जो नागरिक समाज आंदोलन की हम जब बात करते हैं, नागरिक समाज आंदोलन की हम लोग जब बात करते हैं, तो 1970 के दशक में दो तीन आंदोलनों का जिक्र होना बहुत जरूरी है। 1970 के दशक में एक तो केरल में साइलेंट वैली मूवमेंट चला, बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट था। एक जैव विविधता को नष्ट होने से बचाने के लिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तावित था, उसका विरोध करने के लिए सिविल सोसाइटी जो थी वो एकीकृत हुई। बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग और बहुत सारा जो जनसाधारण था वो वहाँ एकत्रित हुआ। न्यायपालिका भी इसमें, न्यायपालिका के अंतर्गत भी याचिकाएं प्रस्तुत की गई, समाचार पत्रों में बहुत सारे आलेख इसमें छापे गए, गवर्नमेंट तक ज्ञापन पहुंचाए गए, कमेटीज इसमें गठित हुई। और कालांतर में जब 80s में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट फिर से आई, और उस समय 83 के करीब जो है साइलेंट वैली का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो था, उस पावर प्रोजेक्ट को स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक पहला सफल मूवमेंट था जो एनवायरनमेंट को लेकर कंसर्न रखता था। 70 के दशक में 73-74 से इसमें तेजी आई, 79 तक आते आते, और 83 में आकर जब साइलेंट वैली का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था उसको जब स्थगित किया गया, तब ये माना गया कि यह आंदोलन पूर्ण रूप से सफल हुआ। इसी प्रकार दूसरा जो आंदोलन था उत्तराखंड में देखा गया, हालांकि यह आंदोलन 1960s में दिखाई देने लगा था, लेकिन 70s में इसमें भी तेजी आई। और
उत्तराखंड में चिपको आंदोलन बड़े ही महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में देखा गया, चिपको आंदोलन। और दशौली ग्राम स्वराज्य मंडल एक संघ इस्टेब्लिश हुआ और चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी, ये कुछ प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता इस आंदोलन में उभर कर आए, जिन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए और गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं, विकास जो परियोजनाएं हैं, उनके सापेक्ष पर्यावरण को किस प्रकार से संरक्षण मिले, इसको लेकर गांधीयन जो मूवमेंट्स हैं, गांधीयन जो सत्याग्रह की तकनीक है, जो आंदोलनों की तकनीक है, उनका यहाँ पर समावेशन किया। तो एनवायरमेंट का हम देखते हैं कि 1970 से डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट के अंतर्गत जो भारतीय राजनीति और भारतीय समाज है वो एनवायरमेंट के प्रश्नों के प्रति बड़ा ही संवेदनशील हुआ। फिर इसी समय पर अगर हम और थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करें तो इस दौर में एक अभी हमने राजस्थान में अलवर जिले के संदर्भ में एक बड़ा आंदोलन हम सुनते रहे हैं, राजेंद्र सिंह जी जो वाटरमैन के रूप में भी जाने जाते रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन के रूप में, तरुण जो भारत संघ है, तो ये आंदोलन भी वैसे तो 80s के बाद 85 के आसपास ये जो है मूल रूप से स्टैब्लिश होता है, लेकिन 70s के दशक में इस आंदोलन की जड़ें देखी जाती हैं। और राजस्थान विश्वविद्यालय के कुछ, क्योंकि जैसा जो हमें न्यूज़ से इसकी जानकारी मिल पाती है जिस प्रकार की, वही हम संदर्भित कर पाते हैं, तो राजस्थान विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षकों, प्रोफेसर्स, कुछ विद्यार्थियों के नेतृत्व में इस प्रकार के आंदोलन की जड़ें जो है प्रस्तुत हुई थी। और 80s के बाद ये आंदोलन जो है जल संरक्षण को लेकर राजस्थान के एक लीडिंग मूवमेंट्स के रूप में प्रस्तुत हुआ। तो नागरिक समाज का ये भी एक बड़ा संदर्भ है। इसके अलावा 1980s में अगर हम बात करें, क्योंकि 1980s का जो दशक है वो भारत में पहचान आधारित राजनीति का दशक है ना, पहचान आधारित राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इसको बोलते हैं, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स इसको बोलते हैं, जिसमें धर्म है, जाति है, क्षेत्र है, वर्ग है, संस्कृति है, निर्जातीयता है। ठीक है, निर्जातीयता का मतलब होता है कि जिनका एक समान इतिहास, एक समान भौगोलिकता, एक समान सांस्कृतिक समरूपता हुआ करती है, यूनिफॉर्मिटी हुआ करती है, कॉमन यूनिफॉर्मिटी, कॉमन हिस्टोरिकल कल्चर, कॉमन ज्योग्राफिकल जो लोकेशंस है, उस समूह को निर्जातीय समूह और उनकी जो पहचान है उसको निर्जातीय पहचान कहा जाता है। एक बेसिक डेफिनेशन हुआ करती है। विशेषकर जब उत्तर पूर्व के राज्यों की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर निर्जातीय समूहों की, निर्जातीय संदर्भों की और कई बार निर्जातीय संघर्षों की बात जो है वो सुनने को मिलती है। तो आइडेंटिटी बेस्ड जो पॉलिटिक्स है 1980s में ये भी भारत में शुरू हो रही थी। तो जैसे जैसे आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स चालू होती है, हमेशा याद रखिए कि इसका जो राजनीतिक परिणाम आता है वो तो रीजनल पॉलिटिक्स के रूप में आता है ना। राजनीतिक जो परिणाम होता है इसका वो तो क्षेत्रीय राजनीति को प्रस्तुत करेगा हमेशा, है ना, क्योंकि क्षेत्रीय दल जो है, रीजनल पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनका इमरजेंस होगा और रीजनल पॉलिटिक्स जो है उसको एक पहचान मिलना शुरू होगी, नेशनल जो पॉलिटिकल कैरेक्टर की ओर वो जाने का प्रयास करेंगे। यही कारण है कि 80 का दशक भारत में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के एमरजेंस का या उनके प्रभावी होने का दशक माना जाता है। और इतनी प्रभावशाली हुई हैं पार्टीज कि 80s के दशक का एंड होते होते भारत में क्षेत्रीय दलों की अधिकता ने केंद्र की राजनीति को प्रभावित किया और भारत में कोalition जो गवर्नमेंट है, गठबंधन की जो राजनीति है, उस गठबंधन की राजनीति का भी प्रारंभ भारत में 89 से देखा गया। ठीक है, तो एक तो पॉलिटिकल लेवल पर इस प्रकार की बात होती है। दूसरा यह है कि जैसे जैसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या आइडेंटिटी का जो विषय है, सामाजिक जो पहचान का विषय है, वो जैसे जैसे महत्वपूर्ण होगा वैसे वैसे सामाजिक आंदोलनों की सक्रियता भी बढ़ेगी। ठीक है, तो सामाजिक आंदोलन की सक्रियता बढ़ेगी और सामाजिक आंदोलन का दायरा बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर हम इस समय पर देखते हैं तो 1985 में जो है वो मेधा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन को शुरू होता हुआ देखते हैं एक तरफ। तो दूसरी तरफ देखते हैं कि 79 से लेकर के और 85 तक के बीच में असम में छात्र मूवमेंट देखे जा रहे थे, कुछ वहाँ अपने रिसोर्सेज को संरक्षित करने के लिए, और वहाँ जो अवैध घुसपैठी आ रहे थे, क्योंकि 70s के दौर में या 65 से ही जो इस इलाके में पूर्वी पाकिस्तान की और कालांतर में जो बांग्लादेश का जो प्रसंग उत्पन्न हुआ उसके कारण बहुत सारा जो एक माइग्रेशन हुआ था, इलीगल माइग्रेशन हुआ था, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट और विशेषकर असम के जो रिसोर्सेज हैं,
असम के जो लोग हैं उनकी आजीविका पर, वहाँ के रिसोर्सेज पर जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा था, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स यूनियन थे, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू जिसको बोलते हैं, उनके द्वारा एजिटेशन वहाँ किया जा रहा था, आंदोलन वहाँ किए जा रहे थे। और कालांतर में, और ये एक सोशल मूवमेंट से होता हुआ ये एक पॉलिटिकल कल्चर ये प्राप्त करता है 85 में, जब राजीव गांधी गवर्नमेंट के साथ 85 में एक समझौता होता है और असम गण परिषद के रूप में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वहां क्रिएट होता है। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। 85 में देखिए एक सोशल मूवमेंट जो स्टूडेंट्स यूनियन के सोशल मूवमेंट्स के रूप में था, उसको एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिली। सेम वही चीज हमने देखी जब 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट चला, ठीक है, भ्रष्टाचार के विरोध में एक आंदोलन चला, जन लोकपाल बिल की वहां बात आ रही थी। तो उस मूवमेंट के बाद 2012 में हम एक पॉलिटिकल कैरेक्टर, आम आदमी पार्टी के रूप में एक पॉलिटिकल कल्चर, एक पॉलिटिकल पार्टी को वहां पर स्टैब्लिश होता हुआ देखते हैं, जो इस समय दिल्ली में सत्ता में है, और दिल्ली की जो यूटी है उसके संदर्भ में सत्ता में है, और पंजाब के स्टेट में उसकी सत्ता है, ठीक है। तो तात्पर्य मेरा ये कहने का है कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को कई बार इन चीज़ों के बारे में बेसिक समझ नहीं होती है, तो वो सोसाइटी और स्टेट के रिलेशन जोड़ने का प्रयास नहीं करते। जबकि मैंने 2 उदाहरणों से सिद्ध करा है अभी कि सोशल मूवमेंट जो हैं वो सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, सोशल कंसर्न पर वो लोग बात करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार के एनवायरनमेंट का कंसर्न हो, या पॉवर्टी का इरेडिकेशन का मामला हो, ठीक है, या फिर वनों को बचाने की बात हो, या फिर किसी प्रकार की डेवलपमेंटल जो परियोजना है, विकास परियोजना, उनके साइड इफेक्ट्स को बताने की बात हो, ठीक है। एक तरफ तो इसका ये एस्पेक्ट हुआ करता है, और दूसरी तरफ भारत में ये 2 जो मैंने उदाहरण आपको बताया कि ये जो सोसाइटल जो सामाजिक जो मूवमेंट्स हैं, इन मूवमेंट्स के माध्यम से एक नए प्रकार की पॉलिटिकल कल्चर भी स्टैब्लिश हुआ करती है, और बेसिकली रीजनल जो पॉलिटिक्स होती है, उस रीजनल पॉलिटिक्स को इससे बहुत ज्यादा प्रभाव इससे उत्पन्न होता है, रीजनल पॉलिटिक्स का क्रिएशन हुआ करता है, क्षेत्रीय राजनीति का क्रिएशन हुआ करता है, ठीक है। तो भारत में प्यारे विद्यार्थियों, ये एक इस प्रकार का जो पॉलिटिकल कल्चर और सोशल कल्चर इस प्रकार से यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, ठीक है। फिर 1-2 चीजें और इसमें लास्ट में मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर एक बात जो मतदान व्यवहार की जाती है जनरली पेपर के लिहाज से, क्योंकि मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव पेपर के लिहाज से ही हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए एक बार चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग उसके ऊपरी छू कर इसमें निकलने का प्रयास कर रहे हैं। कभी हम जब डेस्क्रिप्टिव पेपर के लिहाज से बात करेंगे, फिर इसको एनालिटिकल क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेशन में इसको हम लोग कराने का प्रयास करेंगे मेंस के हिसाब से। यहाँ अभी केवल प्री और ऑब्जेक्टिव पेपर के लिहाज से ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो मतदान व्यवहार की जब बात होती है, मतदान व्यवहार एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक वैज्ञानिक प्रकार की प्रक्रिया है। मतदान करते समय मतदाता जो है किन कारकों से प्रभावित होता है, उन कारकों का जो एक अध्ययन है और उन कारकों की जो पहचान है, ये मतदान व्यवहार के ब्रॉडर एस्पेक्ट्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक थ्रू प्रोसेस हम अगर इसकी बात करें प्रॉपर वे में, एक रिसर्च और साइंटिफिक बेस्ड, साइंस बेस्ड जो है ये प्रोसीजर है, सर्वे किए जाते हैं, सैम्पलिंग इसके लिए की जाती है, क्वेश्चनर्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, शेड्यूल्स इसमें बनाए जाते हैं, इंटरव्यूज इसमें किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन इसमें किए जाते हैं, डिस्कशंस बनाए जाते हैं, पीर ग्रुप्स बनाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे समूह बनाए जाते हैं जिनसे वार्तालाप होता है, उन मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो मतदान व्यवहार एक बड़ा ही साइंटिफिक प्रकार का एनालिसिस। और भारत में जिस प्रकार से पॉलिटिकल कल्चर डेवलप हुई है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भारत में जिस प्रकार से डेवलप हुई हैं, और हर एरियाज में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का एक आधिपत्य देखने को मिला है, एक उनका अलग जो है संगठन देखने को मिला है। उत्तर भारत में अलग प्रकार की पॉलिटिकल कल्चर, दक्षिण भारत में अलग प्रकार का, मध्य भारत और पश्चिम भारत में अलग प्रकार का, और उत्तर पूर्वी भारत में अलग प्रकार का एक पॉलिटिकल कल्चर डेवलप होता दिखाई दिया है। हालांकि उसमें बीच बीच में जो है पॉलिटिकल एक्सचेंज भी, राजनीतिक आदान प्रदान विचारों का, ये भी लगातार होता हुआ दिखाई दिया है, जो कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत भी बनाता है, भारत के लोकतंत्र को डाइवर्सिफाइड यानी कि विविधतापूर्ण भी बनाता है, और भारत के लोकतंत्र को खूबसूरत भी बनाता है, ठीक है। तो मतदान व्यवहार की जब हम लोग बात करते हैं बेसिकली, तो इसमें दीर्घकालीन कारक और अल्पकालीन कारक का संदर्भ इसमें लिया जाता है। दीर्घकालीन कारकों की देखिए जब हम लोग बात करते हैं, तो इसमें दीर्घकालीन कारक जो एक लंबे समय तक मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं, तो इसमें हम लोग जाति का जो विषय है, जो और जो धर्म का विषय है, और जो विचारधारा का विषय है, ठीक है, और जो नेतृत्व का विषय है, ठीक है, लीडरशिप, ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट के रूप में जाने जाते हैं। विचारधारा के आधार पर जैसे हम वामपंथ और दक्षिणपंथ की, मध्यम मार्ग की, इसकी बात किया करते हैं, ठीक है। जाति भारत में सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता का एक बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने
जातियों के राजनीतिकरण की जो कंसेप्ट दी, जो एग्जामिनेशन में भी बहुत लोकप्रिय हुई, समाज और राजनीति के जानने के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण हुई, जातियों का राजनीतिकरण। उनके द्वारा कहा गया कि जाति और राजनीति की जो अंतः क्रिया हुई, उस अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप जातियों में राजनीतिक चेतना, राजनीतिक सक्रियता, राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक जो अवसर और राजनीतिक लाभ प्राप्त होने लगे हैं, और जातियों का एक पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट हुआ है जाति और राजनीति की सक्रियता से, है ना। तो इसे उन्होंने जातियों का राजनीतिकरण की बात कही, पॉलिटाइजेशन ऑफ कास्ट का उन्होंने टर्म इसको प्रस्तुत की थी। मैंने इसके 6-7 ये संदर्भ आपको अभी प्रस्तुत किए। तो जाति तो भारत में एक लंबे समय से मतदान व्यवहार को प्रभावित करने का बड़ा महत्वपूर्ण कारक रहा है। फिर धर्म का जो संदर्भ है, धर्म भी, और खासकर 80 के दशक से तो ये जो विषय हैं, ये जैसे मैंने कहा कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जो पहचान आधारित जो राजनीति है, उसमें जाति और धर्म दो प्रमुख मुद्दों के रूप में शामिल हुए हैं। विभिन्न घटनाक्रमों के माध्यम से भी इसको देखा जाता है, ठीक है। तो खैर अभी उनकी चर्चा तो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कभी और विस्तार से डिस्कटिव पेपर के लिहाज से बात करेंगे। और फिर आइडियोलॉजी का संदर्भ है, नेतृत्व का, लीडरशिप की बात होती है, लीडरशिप में जैसे कैरिस्मेटिक लीडरशिप की बात होती है, ठीक है। तो नेहरू से लेकर और वर्तमान मोदी सरकार तक जब बात होती है तो कैरिस्मेटिक लीडरशिप के संदर्भ आता है उसमें, या किस नेतृत्व का किस प्रकार का दृष्टिकोण रहा है, ठीक है। वैदेशिक जो संदर्भ होते हैं वो भी इसमें लिए जाते हैं। तो दीर्घकालिक जो कारक हैं वो इस प्रकार के होते हैं। अल्पकालिक कारकों में बात होती है, जैसे कोई मान लीजिए कोई अकस्मात किसी प्रकार का घटनाक्रम है, कोई मुद्रास्फीति का मुद्दा, हालांकि वो दीर्घकाल में भी रह सकता है कि लंबे समय तक मुद्रास्फीति रही हो, ठीक है। तो एक्चुअली अल्पकालिक और दीर्घकालिक मुद्दों में इंटरेक्शन हुआ करेगा हमेशा, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। उनके जो उनमें चेंज होता रहेगा, ये हम कह सकते हैं कि अल्पकालिक कारक जो है, दीर्घकालिक तो ये रहेंगे, लेकिन कुछ अल्पकालिक कारक दीर्घकालिक मुद्रा में आ सकते हैं। जैसे कहा कि मुद्रास्फीति, तो अचानक जो है रसोई गैस की कीमतें बढ़ जाना, या अचानक जो प्याज की कीमतें बढ़ जाना, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो एक इलेक्टोरल बिहेवियर है उसको इस रूप से प्रभावित करता है कि सत्ता विरोध या सत्ता के समर्थन की लहर वहां पर चल पड़ती है। एक इसमें और संदर्भ आता है एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर, ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है सत्ता विरोधी लहर, ठीक है, और एक होता है प्रो इनकम्बेंसी यानी सत्ता के समर्थन में। जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं तो 98 से एक विशेष प्रकार का परिदृश्य राजस्थान में देखा गया कि 5 साल बाद सत्ता का परिवर्तन होता ही होता है। तो सत्ता का ये परिवर्तन जो हुआ 5 साल का, इसे एंटी इनकम्बेंसी के लिए कहा गया, सत्ता विरोधी लहर की 5 साल जो है, क्योंकि दो प्रमुख जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं भाजपा और कांग्रेस, उनका राजस्थान में प्रभाव रहा है। तो 98 से जब अगर बात करते हैं तो 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, ये इस प्रकार का एक जो है कार्यक्रम, इस प्रकार की प्रोसेस देखी गई है, ठीक है। प्रो इनकम्बेंसी तब होता है जब सत्ता जिस पार्टी की है वही दोबारा सत्ता को प्राप्त कर लेती है, ठीक है, विपक्ष विपक्ष ही रहता है, सत्ता सत्ता में ही बनी रहती है। तो ये भी एक मतदान व्यवहार को प्रभावित करने का कारण है, और ये इन कारणों से प्रभावित होता है दीर्घकालिक और अल्पकालिक। तो जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी के कोई कंसर्न है, ठीक है। अब जैसे सुरक्षा का जो मसला है, इसमें सीमाओं की सुरक्षा का जो संदर्भ है वो अलग माइंडसेट निर्धारित करेगा, और जो आंतरिक समाज कंटकों से सुरक्षा का संदर्भ है, कानून व्यवस्था का जो प्रश्न है, वो एक अलग प्रकार के माइंडसेट को निर्धारित करेगा। तो जो सुरक्षा का कंसर्न है, अल्पकालिक दीर्घकालिक दोनों ही कारणों के अंतर्गत ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। मैंने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा का संदर्भ भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करेगा, और आंतरिक जो कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था का जो संदर्भ है वो भी मतदान व्यवहार को निर्धारित करेगा, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने कहा मुद्रास्फीति का जो संदर्भ है, डेवलपमेंट की जो बातचीत है, ठीक है, ये सारे के सारे जो विषय हैं वो इलेक्टोरल बिहेवियर को निर्धारित करते हैं। तो एक ओवरऑल हमने थोड़ा सा ये समझने का प्रयास किया इन दो पार्ट्स के माध्यम से कि भारत में जो इलेक्शन है वो क्या रहे हैं, उनके साथ किस प्रकार का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत हुआ है, किस प्रकार से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा गया है, किस प्रकार से रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हालांकि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का जो संदर्भ आता है उसमें मैंने कई बार बताया कि उसमें काफ़ी सारे रटने वाले क्वेश्चन आते हैं, उन्हें हमें तैयार करना चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज का किस वर्ष जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ। जैसे पिछली वाली क्लास थी उसमें मैंने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको बात भी की थी, जनसंघ का भी संदर्भ लिया हमने, स्वतंत्र पार्टी की भी बात की है, ठीक है, पहले भी कई वीडियोज में बात करते रहा हूँ, जनसंघ का, स्वतंत्र पार्टी का, साम्यवादी दल का, समाजवादी दल का, कांग्रेस का, ठीक है, भाजपा का, तो ये हम लोग बात करते रहे हैं। तो एक तो इसमें जो हमने बात की वो
इलेक्शन कमीशन का जो संदर्भ है, चुनाव आयोग का जो संदर्भ है, उसकी संरचना और उसके द्वारा जो मुख्य मुख्य कार्य किए जाते हैं, जैसे निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। इलेक्शन कमीशन का एक मेजर कार्य है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, डिलिमिटेशन करना। भारत में लोकसभा के इलेक्शंस को लेकर और विधानसभाओं के इलेक्शंस को लेकर अब तक 4 बार इस प्रकार के परिसीमन हुए, और इसके लिए जो एक्ट बने 52 में, 62 में, 72 में एक्ट बने और 2002 में एक्ट बना, ठीक है। और फिर वो 2026 तक चूंकि सीटों की संख्या को जो है निश्चित कर दिया गया कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना के जब तक आंकड़े प्रकाशित ना हो तब तक सीटों की संख्या में चेंज नहीं होगा, इसलिए वो परिसीमन 2002 के बाद नहीं हुआ। लोकसभा और विधानसभाओं के संदर्भ में जम्मू कश्मीर के परिसीमन और विधानसभा का अलग संदर्भ है, ठीक है। उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग प्रकार की प्रोसेस के अंतर्गत हुआ है। वो कभी जम्मू कश्मीर का संदर्भ हम लेंगे या करंट इवेंट्स की बात करेंगे, फिर हम उसका चर्चा कर सकेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्शन कमीशन के या राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में राजनीतिक दलों को जो चुनाव चिन्ह प्रदान करना है, इलेक्शन सिंबल्स प्रदान करना है, चुनाव सुधार की जो कवायद है, वो सारी की सारी स्थितियां, ठीक है। तो ये कार्य हैं इलेक्शन कमीशन के। और फिर उसके अलावा नागरिक समाज की मैंने आपको बात करी कि 70 के दशक से नागरिक समाज का जो विषय है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अच्छा, फिर 90s में जब ग्लोबलाइजेशन की लहर आई, वैश्वीकरण की जब लहर आई, उस वैश्वीकरण की लहर के साथ ये जो सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स है, ये जो सिविल सोसाइटी का जो पक्ष है, ये और भी महत्वपूर्ण हुआ, क्योंकि बहुत सारे इशू जो थे, क्योंकि मुक्त बाजार व्यवस्था जब आई और आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण का जो संदर्भ आया, और पब्लिक स्फेयर यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका है वो कई क्षेत्रों से कम होती चली गई, निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ती चली गई, तो वहां पर बहुत सारी नए अवसर भी आए और नई समस्याएं भी वहां पर उत्पन्न हुई। तो उसको लेकर भी उपभोक्ताओं के जो मसले हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो मसले हैं, लेबर लॉ से रिलेटेड यानी श्रमिकों के कानून से रिलेटेड जो बहुत सारे मसले हैं, एनवायरनमेंट के जो मसले हैं, वो प्रस्तुत हुए और एक न्यू सोशल मूवमेंट्स की भी वहां राह खुली, ठीक है। तो ये हम जो बात मैं करना चाह रहा था पिछले 2 पार्ट्स में, मैंने इसका एक महत्वपूर्ण बेसिक संदर्भ ऑब्जेक्टिव पेपर के लिहाज से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं ये दोनों वीडियोस आप अच्छे से देखें, और कुछ नया इसमें यदि ऐसा लगता है कि ठीक है इस पे भी बात की जाए कभी, तो कमेंट्स आप लोग कर सकते हैं। फिर वो थोड़ा समय देखना होता है कि समय मिलता है तो मैं उस पर बात कर पाता हूँ। 2-3 दिन में कोशिश करूंगा कि यूरोपियन यूनियन पर एक वीडियो मेरे द्वारा लाया जाए, इसलिए आग्रह आप सभी से है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन वगैरह होता है तो उसको एक बार क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी कोई नया इसमें वीडियो वगैरह डालूं तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। फिर एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण कि मैंने काफ़ी टाइम से कह रखा था कि पिछले 8-9 महीने के जो करंट पॉलिटी और आईआर है उसको लेकर 2-3 क्लासेस मैं लेकर आऊँगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है इस मंथ के एंड में यानी कि सितंबर के एंड में मैं 3-4 घंटे की जो कुछ क्लासेस एक दिन में या 2-3 दिन लगातार 1-1 घंटे की और लाइव क्लासेस लेने का उस समय प्रयास रहेगा। यदि संभव होता है, लाइव क्लास संभव नहीं है तो रिकॉर्डेड क्लास के रूप में डाल देंगे। उसकी कुछ पीपीटीज बनवा रहा हूँ मैं, अभी चल रहा है पिछले 8-9 मंथ के जो करंट इवेंट के जो विषय हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मेरे से पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि मैं थोड़ा सा सोर्सेस को बहुत महत्व देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई टॉपिक उठा लिया है, कहीं से भी कोई पॉइंट जो है कॉपी पेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं। मैं रेफरेंसेस पे थोड़ा ज़्यादा मेरा जोर रहता है, ताकि ऑथेंटिसिटी मैक्सिमम जितनी हम ऑथेंटिसिटी दे सकें, ठीक है। ह्यूमन एरर आना, मानवीय त्रुटि आना स्वाभाविक बात है, मानवीय गलती आना स्वाभाविक है। कई बार टाइपिंग में गलती हो सकती है, कोई चीज़ कहीं से ली, मान लीजिए वहीं पर वो चीज़ गलत थी या वो उस रूप में हम उसको नहीं समझ पाए, तो ह्यूमन एरर स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी कोशिश ये होती है कि अच्छे रेफरेंसेस मैं लूँ, और ये हमेशा मैं कहता भी हूँ कि, और रेफरेंसेस बताता भी हूँ, सबसे बड़ी बात कि ये चीज़ इस बुक से ली है या ये इस वेबसाइट से मेरे द्वारा लिया गया। जैसे वेबसाइट से भी लेता हूँ तो बहुत ऑथेंटिक वेबसाइट हो, ठीक है, उन डिपार्टमेंट्स की, उन मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट हो, उन ऑर्गेनाइजेशंस की ही वेबसाइट हो जहाँ से हम उन चीज़ों को प्राप्त करें, ठीक है। ये जो मुझसे विद्यार्थी लगातार पढ़ रहे हैं पिछले कई सालों से, कई महीनों से जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वो जानते हैं कि मैं रेफरेंसेस पर बहुत ज़्यादा बल दिया करता हूँ, और इसीलिए करंट की जो क्लास है वो थोड़ा सा उसमें समय लग रहा है कि कुछ अच्छे ऑथेंटिक सोर्सेज से उन चीज़ों को ले रहा हूँ, करंट पॉलिटी और करंट आईआर का। तो इस मंथ के एंड में मोस्ट प्रोबेबली इस प्रकार की क्लास रखी जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि लगभग ये 41 मिनट के आसपास, 40 मिनट के आसपास की क्लास हो गई है। 1 आवर की क्लास उस दिन थी, तो ये 2 पार्ट्स में ये जो मैंने क्लास प्रेजेंट की है, इसको एक बार देखिए, ठीक है, इसके विषय में। और कुछ क्वेश्चंस मैं देखता हूँ, अगर कम्युनिटी पोस्ट में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हुए तो वो 2-5 क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन फॉर्म में इसमें डालने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और 2-3 दिन में यूरोपियन यूनियन में पर जो है वो एक वीडियो लाने का
प्रयास है, और फिर करंट के 8-9 महीने का जो करंट है उसके 2-3 वीडियोस इस मंथ के एंड तक लेकर आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रयास बिल्कुल पसंद आ रहा होगा आप लोगों को। यूट्यूब पे पिछले 10-12 दिन से बहुत मैंने सक्रियता अपनी बढ़ा दी है, करीब करीब शायद 8-9 वीडियोस और 2 शॉर्ट्स अब तक आ चुके हैं। ठीक है, तो लगातार इस पे और भी सक्रियता बढ़ाते रहेंगे, और आप लोग देखिए, पसंद कीजिए, कोई सुझाव है, सजेशन है, वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब सारा पढ़िए, खूब खुश रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।